क्या खा के आए हो? क्या खा के आए हो आज? क्लास नहीं था इसलिए? क्लास थी आप लोग की, नहीं थी ना? मैं सोच रहा था आऊं, लेकिन यहाँ इशू है कि रिकॉर्ड नहीं होता है, क्लास से पहले रिकॉर्ड नहीं होता। तो मैं अगर आ भी जाता तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो इससे बेटर है कि अपने टाइम पे पढ़ाया जाए। हाँ भाई, तो तुम लोग ये कहां से सीखे हो, ये जो ढोल बजा रहे थे तुम? पुराने वाले बैच को देख लिए क्या तुम? चलो, आज आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक में आपका बॉन्डिंग चलेगा। बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग के लिए तैयार रहिएगा। वेयर इज अ पेन? लिखो, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स ऑफ, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या आवाज आ रही है? बाहर चल रहा है कुछ? हाँ, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ भाई, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, 5 फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अट्रैक्शन, वो भी किसका? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन, उसका अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुल मिला के ये भी तो अट्रैक्शन ही है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव भी अट्रैक्शन है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो आप इसको लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव पर डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों ही अट्रैक्शन है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। उसके बाद दूसरा आप पढ़ोगे, साइज के ऊपर ये कैसे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का क्या रिलेशन है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन समझो, साइज के बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है। साइज बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए तो अट्रैक्शन कम हो गया। और साइज के कम होने से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। साइज कम हुआ तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास पास आ गया, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गया। तो साइज कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। साइज ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, यानी कि इनवर्स रिलेशन। अगर उल्टा ऑर्डर होता है तो इनवर्स रिलेशन होता है। तीसरा, साइज ऑफ केटाइन पे कैसे, साइज ऑफ केटाइन है, सीधा लिखो, हाँ साइज ऑफ केटाइन ही लिख लो। साइज ऑफ केटाइन पे कैसे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ केटाइन पे कैसे डिपेंड हो रहा है, या फिर चार्ज ऑफ केटाइन लिखो, नॉट साइज ऑफ केटाइन। वैसे साइज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ केटाइन रिलेटेड है आपस में। तो साइज ऑफ केटाइन के बजाय आप लिखो चार्ज ऑफ केटाइन। चार्ज ऑफ केटाइन पे कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे केटाइन का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। मान लो मेरे पास कोई एक केटाइन है जिसका +1 चार्ज है, कोई एक केटाइन है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, एक और केटाइन है जिसके ऊपर +3 चार्ज है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा क्या अट्रैक्शन बढ़ेगा? जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है
आपके पास अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने के बाद अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चार्ज बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि चार्ज ऑफ केटायन बढ़ेगा तो साइज कम होता है, और साइज कम हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ गया। दोनों ही तरीके से आ जाएगा सेम। अगर आपसे पूछे कोई कि चार्ज ऑफ एनायन पे कैसे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑफ एनायन, तो जैसे जैसे अब देखो एनायन है, अट्रैक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ना। तो एनायन अगर है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन हो जाएगा। अब मान लो कोई एक एटम है जिसके ऊपर -1 चार्ज है, दूसरा एटम है जिसके ऊपर -2 चार्ज है, तीसरा एटम है जिसके ऊपर -3 चार्ज है, चौथा एटम है जिसके ऊपर -4 चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज है, क्या उतना ज्यादा रिपल्सन है? मोर द चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल मारेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वैसे भी आप देख सकते हो केटाइन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन। क्या ऑर्डर? हाँ, ऑर्डर में आपको चेंज कर दीजिए, केटाइन का उल्टा कर दीजिए। उसके बाद जो पांचवा है वो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, अब ध्यान दो। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है sp, फिर दूसरा हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा sp2, फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा sp3, फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा sp3d, और फिर आपके पास sp3d2। एनसीईआरटी में यहीं तक है, बट एक और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको टोटल पढ़ना है, इतने ही 7 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा। तो परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखोगे। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, वो क्या कर, जैसे मान लो यहां पे परसेंट ऑफ एस निकालना है, तो एस कितना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, टोटल कितना है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 50%। यहां पे परसेंट ऑफ एस निकालना है, एस कितना है? 1, टोटल कितना है? 3, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल का मतलब सारे ऑर्बिटल्स, तो ये लगभग लगभग 33%। एस कितना है? 1, टोटल कितना हो जाएगा? 4, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज 25% आ जाएगा। 1/5 इंटू 100 कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 20%। 1/6 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17%। ठीक है, इसकी बात करो, 1/8 इंटू 100 कर दोगे, 8 है 7 है, 1/7 इंटू 100 कर दो तो इसका परसेंटेज आ जाता है, कितना आ रहा है? 14% के आसपास, लगभग लगभग 14%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर द परसेंटेज मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहीं भी। तो आप देख सकते हो परसेंटेज जहां ज्यादा हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। 7 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, सातों का परसेंटेज आप निकाल सकते हो, और परसेंटेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। मोर द परसेंटेज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हो गया। अभी जो आपने हाइब्रिडाइजेशन यहां देखा, इसमें से 3 हाइब्रिडाइजेशन आपको आगे साइज के लिए पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो देखो जो sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं बता देता हूं आपको कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है उसका जो लोब का साइज होता है वो ऐसा होता है, s छोटा सा होता है, p बहुत बड़ा होता है। ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन का साइज। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना sp, उसका साइज होता है sp2 का साइज और बड़ा हो जाता है, 2 p ऑर्बिटल आ गए और बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे p का कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा साइज बढ़ता चला जाएगा। ये sp हो गया, sp2 हो गया। अगर मैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लूं तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे जैसे इधर जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, इसीलिए उधर जाने पे कम हो रहा था। हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज आप देखो, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा, वही वहां पे लिखा गया है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास, जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो आपके पास सिंपल कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड दिए गए हैं, आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया गया है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, और तीसरा मॉलिक्यूल आपके पास दिया गया है कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सारे सिंगल हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर डबल बॉन्ड आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन उससे कम होता है, और सबसे कम किसका हो जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, ये लिख लो। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, 2 स्केल आपको जानना है, एक पॉलिंग स्केल है, एक मोलिकन स्केल है। स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक पॉलिंग स्केल है, एक मोलिकन स्केल है। बस फॉर्मूला सुनना है, जानना है, काम तो वैल्यू आएगा। और वैल्यू के लिए एक ट्रिक है, वो जान लेंगे तो सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको अभी याद हो जाएगा। अब जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था इसके पिछले वाले क्लास में कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया था। तो ये एक वैल्यू होती है जिससे डिसाइड होता है कि कौन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो वैल्यू अभी हम देखेंगे। तो वैल्यू लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, En वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विथ पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, और इस साइंटिस्ट ने अपना एक स्केल बनाया था, और उस स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, और उस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट की थी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कैसे की। तो पॉलिंग स्केल से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट किया। डेल्टा इन का मतलब क्या हो गया, दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला, उसका डिफरेंस। तो डेल्टा इन ए बी, ये फॉर्मूला क्या निकाला इन्होंने, इज इक्वल टू 0.208 इंटू ये अंडर रूट ऑफ ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। अब शायद आपको ये लगे कि पता नहीं क्या लिखवा दिया है ना, एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं हुआ है, आप इसको लिखिए कॉपी में और भूल जाइए, कहीं काम नहीं आएगा। बट पॉलिंग स्केल ने इसी फॉर्मूले से
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल के हमें बताई थी। हमारे सिलेबस में वैल्यू है, हमारे सिलेबस में फॉर्मूला कहां से कैसे आया बिल्कुल नहीं। हाँ, फॉर्मूला क्या है ये समझ लेना है। ये ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ईएन एबी का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ई एबी का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एबी बॉन्ड। ई ए का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। और ई बी का मतलब होता है देखो बोर्ड पे पहले समझ लो फिर आगे लिखना। मान लो मेरे पास कोई एक बॉन्ड दिया गया है HCl, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कोवेलेंट बॉन्ड में ही निकाली जा सकती है, क्योंकि कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इसका अट्रैक्शन हो रहा था, उसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोई एक बॉन्ड है, उसमें एक एलिमेंट है ए और उसमें एक एलिमेंट है बी, तो वो यही कह रहा है कि अगर मेरे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है तो मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट दिए गए, तो मैं क्या करूंगा, पॉलिंग स्केल से डेल्टा ई एन ए और बी का निकाल सकता हूं। यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, उसका मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं। कैसे? तो उसने बोला 0.208 मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, HCl का बॉन्ड एनर्जी रख देंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मतलब HH का बॉन्ड एनर्जी रख देंगे, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी यानी कि ClCl का बॉन्ड एनर्जी रख देंगे। यहां पे HH का बॉन्ड एनर्जी ClCl का बॉन्ड एनर्जी मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट लिया, माइनस यहां पे HCl का बॉन्ड एनर्जी से माइनस किया, उसका अंडर रूट लिया, 0.208 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास EN डिफरेंस आ जाएगा। ये पॉलिंग ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब देखो ध्यान से, कुल मिला के आपको एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। वैल्यू समझते हैं। देखो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है और इसकी वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 4.0। इसके जस्ट बगल में आओगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से डिक्रीज कर लो, 3.5 हो गया। इसके जस्ट नीचे आओगे तो 0.5 से और कम कर लो, 3.0 आ गया। इससे और पहले आओगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5। इससे और नीचे आओगे बोरोन के पास तो वो आ जाएगा 2.0, 0.5 कम करते जाइए। ठीक है, अब इधर आओ, CSI, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, CSI कसाई, ठीक है ना, इसका बराबर होता है, जितना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना ही सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और उतना ही जो सबसे लास्ट एलिमेंट आयोडीन का होता है उतना भी, उसका भी उतना ही होता है, 2.5, है ना। लोग इसको ऐसे याद रखना नहीं चाहते हैं, इसको ऐसे याद रखना चाहते हैं, इश्क। आयोडीन, सल्फर और कार्बन, इन तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होता है। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होता है, तो नाइट्रोजन का और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगा। ठीक है, 4 में अब देखो यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.8 होता है, ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले यहां लिख लेना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, और हाइड्रोजन और फास्फोरस का होता है सेम। हाइड्रोजन और फास्फोरस का क्या हो गया, सेम, दैट मींस 2.1। इससे पहले आएगा सिलिकॉन, उसका हो जाएगा 1.8। इससे पहले आएगा एल्युमिनियम, 0.3 कम करो, देखो यहां से आपने 0.5 कम किया हुआ है, ये कम 0.4 कम किया हुआ है, 0.3 कम करते जाओ,
1.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम के लिए अब देखो यहां पे लिथियम, फिर क्या आ जाएगा यहां पे बेरिलियम, ऐसे करो। हाइड्रोजन का कितना है 2.1, इसके नीचे आएगा लिथियम, फिर आ जाएगा बेरिलियम, तब तो बोरोन आएगा। बेरिलियम का कितना आ जाएगा 1.0, इसमें से 0.5 कम करोगे। देखो सेकेंड पीरियड का आपने कैसे निकाला, 4 लिखा, 0.5 कम, 0.5 कम, 0.5 कम, 0.5 कम, 0.5 कम, 0.5 कम। ठीक है, क्लोरीन का देखो, देखो जब आईएससी कार्बन सल्फर और आयोडीन, ये तो अपने आप याद है ना। उसके बाद H इज इक्वल टू पी, यहां तक याद है। जब यहां तक आपको याद हो जाएगा, 0.3 कम करते जाइए, सबका आ जाएगा। 0.3 कम किया 1.8, 0.3 कम किया 1.5, इसमें क्या आ जाएगा मैग्नीशियम है, 0.3 कम कर दो 1.2, इसमें नीचे आएगा सोडियम, कितना हो गया 0.9, 0.3 कम कर दो। पोटेशियम कहां जाएगा 0.8, रुबिडियम कहां जाएगा 0.86 होता है, ये 0.82 होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। सीजियम का कितना हो जाएगा 0.7। अब आपको ये वैल्यूज याद करनी है, जी हां याद करनी है, इतनी वैल्यू याद करनी है, इतनी ही करना है। पीरियोडिक टेबल में ये वैल्यू कहां से आया, इस फॉर्मूले से आया। ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, वैल्यू सिलेबस में है। अब इसको याद करने के लिए और आसान हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन और फिर है नाइट्रोजन। इसको हम लोग याद रखेंगे फोन, फोन। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, नाइट्रोजन और, तो फोन के बाद आ जाएगा कल, सीएल का मतलब कल, फोन कल। इसके नीचे, इसके जो नीचे आएगा वैल्यू वो आएगा ब्रोमीन। तो फोन पे कल बिरयानी की बात चल रही है, फोन कल बिरयानी। इसके नीचे इससे कम कौन आएगा, बिरयानी इज लव, पढ़ा है कहीं पे आपने, इश्क की बात हो रही है। इस कैसे लिखते हैं, अब सही है नहीं ना, हिंदी मेरी वैसी है बेटा जैसे आपकी सारी सब्जेक्ट, अब सही है, ठीक है। और फिर ये जो इश्क है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश गए हो बेटा, वैसी जगह से इश्क हो जाता है आपको, वहां पे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। फोन कल बिरयानी इश्क हिमाचल प्रदेश। इसके इसके इससे नीचे, इससे नीचे आप देखो, ये तो आपको और जनरल वैल्यूज आ गई है। तो देखो सबसे हाईएस्ट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछे फ्लोरीन, सबसे लोएस्ट कोई पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम। देखो टॉप से बॉटम जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा होगा। ये वैल्यू याद रखना है, फटाफट से नोट डाउन करिए और याद रखिए। पॉलिंग स्केल से ये वैल्यू आती है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, रेस्पेक्ट में याद रखिएगा। ये ऊपर से आवाज आ रही है नीचे से, ऊपर तो अपना ही फ्लोर है, 6th फ्लोर। अच्छा इससे आवाज आ रही है, मेरे को लग रहा है ड्रिल की आवाज आ रही है। नहीं भाई ये फटेगा तो नहीं, अपने आप हो रहा है, अपने आप बंद हो रहा है, पता लगा फट गया क्लास में। तुम लोगों ने कुछ इसमें रखा तो नहीं है, पता लगा बम वम ले आए बाहर से, सारा इनऑर्गेनिक आज प्रूव करते हैं। हो गया।
ये पॉलिंग स्केल है। इसी तरह एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है मुलिकन। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है मुलिकन। उन्होंने भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का एक फॉर्मूला बताया। तो पॉलिंग स्केल के बाद जो सेकंड स्केल है आप, अरे भाई देखना अब आवाज नहीं होगा, वो वाला डर गया वो। तो मुलिकन स्केल की जो वैल्यू आती है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो IE प्लस EA/2 कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है। सिंपल। किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी निकालिए, उसका EA निकालिए, डिवाइड बाय 2 करिए। बहुत ज्यादा बड़ा से बड़ा सवाल आएगा तो सीधा फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं। IE प्लस EA/2, ये हमने लिखवाया भी था कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर वो दोनों ज्यादा हैं तो समेशन ज्यादा है, दोनों ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो पॉलिंग स्केल की वैल्यू, अच्छा मुलिकन से निकालोगे पॉलिंग से निकालोगे, ऑलमोस्ट सेम आती है, एग्जैक्टली सेम नहीं आता है, बट हम लोग पॉलिंग स्केल को फॉलो करते हैं और आज तक पॉलिंग ही फॉलो हो रहा है। पॉलिंग इज मोर एक्यूरेट। आप लोग क्या किए जब सर नहीं आए थे? तो कुछ नहीं किए, पढ़ रहे थे। हो गया? देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। पहला, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला आपके पास है नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखने में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम आता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन यहां पे देखो बोर्ड में, मान लो मेरे पास है एक H और Cl। अभी अभी आप वैल्यू से कंपेयर कर लो कौन हाई है कौन लो है। तो दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन Cl पे शिफ्ट हुए तो क्या माइनस जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो हायर चार्ज है उस पर माइनस आ जाएगा, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस आ जाएगा, और जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस आ जाएगा। तो कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हो तो हमेशा पहले केटाइन लिखते हो और फिर एनाइन लिखते हो। कभी भी कोई भी नाम हो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड में, फर्स्ट नेम ऑफ केटाइन इज रिटन, पहले केटाइन का नाम लिखा जाता है एंड देन नेम ऑफ एनाइन इज रिटन। पहले केटाइन का नाम लिखा जाता है
एंड देन नेम ऑफ एनायन इज रिटन। फिर नेम ऑफ एनायन लिखा जाता है। तो फर्स्ट नेम ऑफ केटाइन इज रिटन एंड देन नेम ऑफ अनायन इज रिटन। ठीक है, तो अब यहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से पता लग गया केटाइन कौन है, हाइड्रोजन, एनायन कौन है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे पहले आ जाएगा, और Cl माइनस आयन का नाम क्या होता है, क्लोराइड। क्लोरीन तो Cl का, Cl2 को बोलते हैं। जब Cl माइनस की बात हो जाए तो उसको हम लोग क्लोराइड लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल है Mg3P2 या Mg3N2, है ना। अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो कम है तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, केटाइन, तो लिख दो केटाइन। अच्छा, एक हो दो हो डजेंट मैटर, सीधा आ जाएगा आपके पास, सीधा एक लिखेंगे मैग्नीशियम। डाई मैग्नीशियम, ट्राई मैग्नीशियम सब नहीं चलता है, वो ऑर्गेनिक में चलता है डाई ट्राई, यहां नहीं। मैग्नीशियम अगर सिंपल एन है तो इट इज नाइट्रोजन, N-3 है दैट मीन्स नाइट्राइड। आपको मैंने N-3 का नाम लिखवाया हुआ है केटाइन एनायन के नाम में। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, कोई भी चीज हो जाए, जैसे मान लो आपके पास लिखा हो Ca3P2। अभी अभी आपने देखा कि कैल्शियम का कम हो जाएगा डेल्टा, मेटल है ना, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले केटाइन का नाम लिखोगे कैल्शियम, और फास्फोरस पे माइनस चार्ज है यानी कि फॉस्फाइड। कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन भी आया होगा, इसको तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना, भाई हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई HCl को आपकी मैडम ने क्या पढ़ाया था 9th-10th क्लास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी सर ने क्या पढ़ा दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। सर गलत नहीं हो सकते। IUPAC कहां से आएगा, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आएगा IUPAC, इनऑर्गेनिक के लिए IUPAC का कोई रोल नहीं है। हाँ, कुछ आंसर इसी में छुपा हुआ है, देखो बताऊं। जब भी आपके पास HCl गैस फॉर्म में दिया हो, जब भी गैस लिखा है इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अगर यहीं पे मैं वाटर से रिएक्शन करा के एक्वस लिख दूं तो अब ये एसिड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ये दिस इज गैस फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्वस फॉर्म में पानी मिला दिए, एसिड। उसी तरह HBr गैस लिखा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर HBr एक्वस लिखा है, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और ये कहां मेंशन्ड है, पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक हैलोजन फैमिली में आपको ये पढ़ना है, तो खैर अभी बस बता दिया है, पी ब्लॉक में तो पूरा आएगा। नोमेनक्लेचर करने में केटाइन का नाम पहले आएगा, एनायन का नाम बाद में आएगा। तो केटाइन एनायन कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू से। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एनायन, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है केटाइन। नोट बना के यहां पे लिख लो कि ऑल मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल मेटल्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारे के सारे जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। रीजन समझाओगे, क्योंकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। ऑल मेटल्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दान देने की, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता हूं, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं, पीरियोडिक टेबल नहीं क्यों, पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो मुझे सोच के बताओ, वैल्यू भी देख के बताना। लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल की वैल्यू से देख लिया, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। अगर मैं ग्रुप में बॉटम, टॉप से बॉटम की बात करूं, तो आप फिर से पॉलिंग स्केल की वैल्यू देख के बता दो, क्या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आप उससे भी देख सकते हो, साइज से और जेड इफेक्टिव से।
साइज से और जेड इफेक्टिव से भी सेम आंसर आएगा। टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। खैर, एप्लीकेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत डेप्थ में कभी नहीं पढ़ना है। आज तक 30 साल की हिस्ट्री में सवाल बहुत डेप्थ में नहीं आए पीरियोडिक से। समय व्यर्थ ना करें पीरियोडिक को, एकदम पता लगे उसमें गोता लगा रहे एकदम नीचे जा रहे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज कभी नहीं पूछा जाएगा। उससे बढ़िया फिजिक्स में लगा लो टाइम। हाँ, बॉन्डिंग में फिर अपन पूरा डेप्थ में जाएंगे, बिकॉज बॉन्डिंग में डेप्थ में आता है, कोऑर्डिनेशन में पर डेप्थ में जाए, बट डीएनएफ ब्लॉक में डेप्थ में वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है डीएनएफ ब्लॉक से। पी ब्लॉक में कंपाउंड्स नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे। कंपाउंड्स हट चुका है, ठीक है। अभी देख रहे थे तुम से, हियरिंग का पता चला क्या हुआ? नहीं पता चला? मुझे भी नहीं पता, मुझे क्या देख रहा हूं, मैं भी जाके घर देखूंगा ना, मुझे भी नहीं पता। बट मैं देख रहा हूं कि कितनी खाली जनता है यार। मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे 80-80 हजार लोग बस हियरिंग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसा क्या बोल रहा है। अरे जो बोला जाएगा लास्ट में एक लाइन में पढ़ लेना, रीनीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी आप जज हो, वकील थोड़ी बनने वाले हो। अब दिक्कत यही है ना कि जो ये काम कर रहे हैं वो दोस्त हैं, बोल नहीं सकते कुछ। कर रहे हो करने दो, बट इससे बच्चों का ओवरऑल नुकसान है यार। अब उसका बेचारे का सुबह से शाम तक मैंने 8 घंटे खराब कर दिए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग दिखा दिखा के। तो ये गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। नाम नहीं लिया करो क्योंकि सारे दोस्त हैं, तो किसको नाम लेके बोलोगे? क्यों? समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। समझना नहीं है, समझना ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक लाइन में बस आपको हियरिंग का वो समझ लेना है कि हाँ ये क्या हुआ, हियरिंग में क्या हुआ, फाइनल, दैट्स इट। अब वो भी क्यों समझना है? क्योंकि अगर रीटेस्ट होगा भी तो मिनिमम उसके लिए होगा जो क्वालिफाई किया है, मतलब कम से कम 140 नंबर आने चाहिए उसके। उतना तो है ही, हम मान रहे उतना है कह रहे उतना तो है मेरे पास, तो हाँ उतना है। लेकिन क्या अभी मैं रीटेस्ट दूंगा तो क्या आप लोगों के 600, 650, 700 आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो रियलिटी पे रहिए कि 2025 में दिक्कत ना हो जाए। अब जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ना, लाखों बच्चे अभी ऑनलाइन में हैं, 1 लाख के आसपास है। तो वो सब यही वो करते हैं, मतलब कि सर रीटेस्ट होगा क्या, रीनीट होगा क्या, सर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। देखो उनका मेंटालिटी वही चल रहा है। अब वो क्या होगा, आज शायद ना हो हियरिंग का, फाइनल ना हो, आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। चलो, तो अभी तक का तो टाइम वेस्ट हुआ। अब वो स्टार्ट करेंगे, सर हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, अच्छा लगा, अब आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जो 1 महीना हुआ वो तो बर्बाद हुआ। तो ये दिक्कत होती है, लोग समझते नहीं है और कर किए जाते हैं काम। चलो खैर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एप्लीकेशन का सेकंड चीज है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिफाइन होता है। और ये टॉपिक दोबारा आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इसको समझो। बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझो। देखो मान लो आपके पास एक कंपाउंड है HF, दूसरा कंपाउंड है HCl, तीसरा कंपाउंड है HBr और चौथा कंपाउंड है HI। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अगर अट्रैक्ट करेगा तो पास पास आएगा, पास पास आएगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही तो होगा। भाई पास पास दूर दूर हैं तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड वीक है। बट अगर वो पास पास हैं तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आसानी से नहीं टूटेगा। अब देखो यहां पे केमिकल बॉन्डिंग से कैसे समझाया जाता है। क्या ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और क्या ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है? यहां पे देखो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। यहां पे ये फर्स्ट पीरियड और फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फर्स्ट पीरियड और फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। फर्स्ट और सेकंड में ओवरलैप अच्छा होगा, फर्स्ट और थर्ड में ओवरलैप और कमजोर हो गया,
फर्स्ट और 4 में ओवरलैप और कमजोर हो गया। रीजन, फर्स्ट पीरियड का साइज ये होता है, सेकंड पीरियड वालों का लगभग ये साइज होता है, तो ठीक ठाक ओवरलैप हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड का साइज ये होता है, थर्ड पीरियड का साइज ये होता है, तो ओवरलैप कमजोर हो गया। फर्स्ट पीरियड का साइज ये है और बेटा फोर्थ पीरियड का साइज तो ये है, एकदम ओवरलैप कमजोर हो गया। फर्स्ट और फिफ्थ पीरियड वाले दूर दूर तक मिलेंगे भी नहीं, साइज का बहुत बड़ा गैप हो गया। तो जैसे शादी में जाते हो तो आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स क्या क्राइटेरिया देखते हैं, लड़का लड़की बराबर देखने में कि नहीं, या लड़का 1 फीट ऊंचा है कि नहीं, देखा जाता है भाई, समझ लो ज्ञान की बात है। तो देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं, जोड़ी बड़ी अच्छी बनेगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसका। लेकिन एक ग्रेट खली है, समझदार है, बाकी समझदार हैं, एक एकदम इतने हाइट का है, एक यहां है, तो फिर जोड़ी अच्छी नहीं बनी, बॉन्ड वीक हो गया। दोनों अगर सिमिलर साइज के हुए तो ओवरलैप अच्छा होगा, दोनों अगर बहुत डिफरेंट साइज के हो गए ओवरलैप विल बी वीक। और ये केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैप समझाऊंगा, बट अभी फील्ड से तो आ ही गया होगा समझ, बाकी उसमें तुम माहिर हो, है ना। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम आंसर देगा। कैसे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब होता है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, पास में लाना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास में लाना। देखो पहले दूर दूर थे, बॉन्ड वीक था, बट अगर वो पास आ गया, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले वो दूर दूर थे, बॉन्ड वीक था, अब वो पास पास आ गए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। यहां पे पास पास आ गए, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ज्यादा पास पास बुलाया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम पास बुलाया, कम बॉन्ड वीक, कम बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड वीक हो गया। आप इसको वैल्यू से भी देख लो, 3 तरीके से देख लो इसको, बस फटे ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है? 2.1। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालो, 1.9 आ रहा है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है? इसका कितना है? 3.0। कितना आ रहा है? 0.9। इसका 2.1, ब्रोमीन का 0.7 आ रहा है, यहां पे आ जाएगा 2.1 और इसका 2.5। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0.4। डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस करके डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। 3 तरह से आपने इसको सीख लिया। एक तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि ओवरलैप सिमिलर साइज में अच्छा होता है, ओवरलैप अच्छा होगा तो बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो सिमिलर साइज है 1 2, तो ओवरलैप अच्छा हो गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। ये बहुत ही डिसिमिलर साइज है 1 और 5, तो बॉन्ड वीक हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पास बुला रहा है, ज्यादा पास बुला रहा है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जहां ज्यादा है वहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक और, जैसे सेम इसको ना इस क्वेश्चन में लगा के बताओ, CF, CCl, CBr और CI, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड? किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सेम होगा? गधों, सेम कैसे होगा? ये देखो, ये कार्बन सेकेंड पीरियड का है, ये भी सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का हो गया, ये सेकेंड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड, ये सेकेंड पीरियड और ये फिफ्थ पीरियड। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, ओवरलैप अच्छा हो गया ना। ये देखो, ये एकदम विराट कोहली अनुष्का शर्मा जैसे हैं, समझ रहे हो ना। और ये खली की जोड़ी है बेचारे, इतना अच्छा काम करके। खली को आपने देखा है? खली के पैर ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल पैर लगाए हुए। क्या हाथी के पैर? हे भगवान, जितना मीम बना है ना, बेचारे की शादी तुमने एकदम ऐसी तैसी कर दी है। मैं तो इंस्टाग्राम खोलूं और सबसे पहला अनंत अंबानी आ गए सामने। खैर, हम तो अंबानी को थोड़ी देख रहे थे। क्यों भाई लड़कों? राधिका मर्चेंट अच्छी लगी भाई, उससे मतलब रखो, खुश रहो। अभी अनंत अंबानी क्या है कैसे, छोड़ दो, और दूर से ही देख के खुश रहा करो, समझे? तुम ज्यादा दूर तक मत देखो,
अब देखो यहां पे सिमिलर साइज में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से भी आंसर आएगा। एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5 और फ्लोरीन का 4.0, कितना आ रहा है डिफरेंस? इसका 2.5 है, क्लोरीन का 3 है, 0.9 नहीं 0.5 आ रहा है। कार्बन का कितना है 2.5 है, ब्रोमीन का 2.8 है, कितना आ रहा है 3। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो रहा है 2.5, इसका 2.5, तो जीरो ही हो गया। जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो होता, थोड़ा बहुत पॉइंट का आता है, बट वो पॉइंट पढ़ना नहीं अपने को। तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू, मोर विल बी द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, आयोनिक बॉन्ड का सबसे लास्ट टॉपिक है फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल क्या बताता है? फजान्स रूल क्या बताता है? कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर बताता है आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, बट उतना ठीक नहीं है। हाँ देखो, कोवलेंट फजान्स रूल क्या बताता है? एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक बॉन्ड के अंदर, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया है। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, ये कौन बताता है? फजान्स रूल। अभी जो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर, दोनों अलग अलग है। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल से निकलेगा, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा, वही थर्ड अपने को पढ़ना है। थर्ड एप्लीकेशन है कि आयोनिक कैरेक्टर, या फिर लिखो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे निकलता है? विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको आयनिक कैरेक्टर बता देता है। ठीक है, और परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर कहां से? परसेंट नहीं, वो सिंपल कोवलेंट, वो परसेंटेज नहीं बताता, वो सिंपल ऑर्डर बता देता है, ज्यादा है कि कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये कहां से आता है? फजान्स रूल। तो फजान्स रूल आगे पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से आप परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर की जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर। तो 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर, ये आपके पास रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको पता है, आपको डिफरेंस ही तो निकालना है। डिफरेंस निकालिए, रखिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं HCl में परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना है? H का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.1। Cl का कितना है? 3.0। डेल्टा ई एन कितना आ रहा है? 0.9। अब इसमें मुझे परसेंट आईसी चाहिए, परसेंट आईसी मतलब परसेंट आयनिक कैरेक्टर। 16 इंटू डेल्टा ई एन कितना आया? 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? क्या ये 14.4 आ रहा है? प्लस 3.5 इंटू 0.81 आएगा। इसको कैलकुलेट करके बताओ। इसमें कैलकुलेटर होता है ना? कहां लेकिन? हद हो गई, मैथ्स कैलकुलेटर है? थ्री 3.5 ये सर्वेसर बहुत यूज करते हैं, इंटू 0.81 कितना आ रहा है? 2.835 प्लस, माइनस क्यों हो गया? प्लस कहां से होगा? ये प्लस 14.4 कितना हो रहा है?
17.235 इतना परसेंट इसमें आयनिक कैरेक्टर है। आप लोग कहते हो ना HCl कोवलेंट है, रॉन्ग। HCl मेजॉरिटी कोवलेंट है, बट थोड़ा बहुत आयनिक तो है ही। हर कंपाउंड में कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक, कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट होगा। जैसे मान लो आपके पास, मैं बोलता हूं NaCl में कितना आयनिक कैरेक्टर हो रहा है। NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, निकालिए। Na का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Na का कितना होता है? Cl का कितना होता है? डेल्टा En कितना हो जाएगा? 2। इसमें परसेंट आईसी निकालना आसान है। 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा En का स्क्वायर। 16 इंटू 2 32 प्लस 3.5 इंटू 4 कितना आ रहा है? 32 प्लस कितना आएगा? 14 कितना आ रहा है? 46। NaCl आयनिक कंपाउंड है, 46% ही। कोवलेंट है। अब आ जाओ एग्जाम्पल। मान लो आपके पास बोला जाए NaO, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5। डेल्टा En कितना आ जाएगा? 2.5। 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर। अब ये आप बताओगे, ये क्या 4 आ जाएगा? 40 आ जाएगा, प्लस 3.5 इंटू 25 25 625 6.25। अब ये कर लो। आप लोगों में से कोई भी वैदिक मैथ्स का थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है? वैदिक मैथ्स पढ़े हो कभी भी? कैलकुलेशंस आसान करने वाला। मल्टीप्लिकेशन नहीं, सारे कुछ आसान हो जाता उसमें। कम पढ़े हो? कितना आ रहा है? 61.875%। तो किसी भी कंपाउंड में आपको आयोनिक कैरेक्टर निकालना हो तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। किसी भी कंपाउंड में आपको आयोनिक कैरेक्टर निकालना है तो फिर आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। हो गया? तुम लोगों का टाइम सुबह कर दे क्या? 8 बजे सुबह? मछली बाजार मत करो सुबह। ठीक ठीक, मैं बस पूछ रहा था, ऐसा होने वाला नहीं। मैं बस पूछ रहा था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। 2 ही बैच सुबह चल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। टीचर्स ही नहीं है हमारे पास भाई, उससे ज्यादा। तीसरे बैच में ये क्या किया है तुमने भाई? अच्छा, एने बनता है, बताता हूं कब। जनरली बनता है आपके पास सोडियम परऑक्साइड, है ना? जब आप सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करो और फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। जब आप लिथियम को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करो फिर करो तो लिथियम ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है ना? करेगा, सब करता है। आप पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे। सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड सब करता है। जनरली पर ऑक्साइड बनाता है सोडियम, बट ऑक्साइड भी बना सकता है, सुपर ऑक्साइड बना सकता है अगर आप लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करके फिर रिएक्शन कराएं तो। खैर, हाँ
सबके लिए पूरे एस ब्लॉक वाले ऑक्साइड बनाएंगे अगर वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके लगाए तो हर एलिमेंट में वैलिड होगा। OH, अच्छा नहीं, आपको बाईवैलेंट में जब आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालोगे, देखो मैंने क्या बोला आपको, NaOH आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक आयनिक बॉन्ड का इंटरेक्शन तो यहां हो रहा होगा Na और O में, Na प्लस और OH माइनस में, एक इंटरेक्शन तो यहां हो रहा होगा, तो यहां का आयनिक कैरेक्टर अलग निकलेगा। उसके बाद दूसरा आयनिक कैरेक्टर ये भी तो है, यहां भी तो इंटरेक्शन हो रहा है, तो जब भी बाईवैलेंट में निकालना है तो ही ये काम आएगा। ठीक, आप 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड वाले में नहीं लगा पाएंगे, उसका निकलता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, 3 ऐसे बना लो अपने कॉपी में, लाइन खींच लो, लेफ्ट साइड में लिखो एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा लिखो बेसिक ऑक्साइड, और तीसरा लिखो क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एप्लीकेशन है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें यह पता चल गया कि जिसकी हाई नेगेटिव वैल्यू है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है, और जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है इसका मतलब वो मेटल है। हमने नोट में लिखा है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले मेटल हो गए, और जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नॉन मेटल हो गया। तो लेफ्ट से राइट जाने पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटल मिल रहा है। टॉप से बॉटम जाने पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल रहा है, मतलब टॉप से बॉटम जाने पे मेटल मिल रहा है। अब जितने भी नॉन मेटल थे पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा था तो वो सारे एसिडिक बना रहे थे एक्सेप्ट फॉर फ्यू एलिमेंट। पहले लिखो यहां पे, जनरली नॉन मेटल जितने भी है पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल यानी कि मान लो आपसे बात कर रहे हैं हम NO2 की, ठीक है, जैसे मान लो आपसे मैं बात कर रहा हूं P2O5 नॉन मेटल, जैसे मान लो आपसे बात किया जा रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल। जितने भी हैं ये सब, जितने भी नॉन मेटल वाले हैं उनके ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ हैं जो आपके पास, एक्सेप्ट सम ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, जैसे मान लो आपके सामने NO, CO, N2O, और कई केसेस में वाटर। अगर आप वाटर को ऑक्साइड मान के चल रहे हो, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है या बेसिक है? वाटर न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, बेसिक है? वाटर, पानी, आप पढ़ते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में H3O प्लस, एम्फोटेरिक पढ़ाया जाता है वहां पे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, समझ रहे हैं? वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और वो H प्लस डोनेट करता है, OH माइनस भी बनाता है, तो दोनों तरफ से एक्ट करता है। वाटर जनरली एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। वाटर को अगर आप ऑक्साइड मान के चलोगे, मतलब वाटर गैस की बात कर रहा हूं मैं, स्टीम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वाटर स्टीम की बात कर रहा हूं, गैस की बात कर रहा हूं, ये सारे गैस हैं, ऑक्साइड्स आर गैस। तो गैस जब होगा तो वो न्यूट्रल होगा। इसको आप याद करने के लिए सिंपली लिख दो, नौ को नाश हुआ। क्यों ऐसा लिखते हैं, नौ को नाश हुआ? 9/11 9 को ही हुआ ना भाई, 9 को काफी नाश हुआ है, इसलिए याद कर लीजिए। 9 NO, को CO, नाश N2O, हुआ वाटर H2O। तो 9 को नाश हुआ, दिस इज योर न्यूट्रल ऑक्साइड। ये सारे एसिड, ये भी नॉन मेटल के हैं, बट ये सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। जनरली नॉन मेटल वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल वाले एसिडिक, और इन चारों को छोड़ दिया जाए तो सारे एसिडिक हो जाएंगे।
केवल ये चार हैं पूरे इनऑर्गेनिक में जो न्यूट्रल हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे एसिडिक होंगे, नॉन मेटल वाले। और अगर मेटल के हैं तो बेस हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ले लो Na2O2, जैसे मान लो Li2O, जैसे मान लो CaO, जैसे मान लो आप MgO, ये जितने भी हैं मेटल के ऑक्साइड जो बन रहे हैं वो सब क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड। तो जनरली मेटल ऑक्साइड नहीं, जनरली नहीं, all metal oxide form are basics, all metal oxides are basic। बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट BeO। BeO बेटा एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम मेटल है और मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वैसे आगे आने भी वाला है, तो इसको यहां लिखिए या फिर इसको आगे ही लिखिए। चलिए, एम्फोटेरिक का मतलब oxides which react both with acid and base, oxide which react both with acid as well as base। जो एसिड एज वेल एज बेस से रिएक्शन करे उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये जितने भी एलिमेंट्स आपको लिखे हुए हैं ये सारे एम्फोटेरिक बनाते हैं। ये सारे क्या हैं? ध्यान से देखेंगे, सारे मेटल हैं, बट इन मेटल के जितने ऑक्साइड होंगे वो सारे एम्फोटेरिक बनाएंगे। इसको याद करने का तरीका लिख लीजिएगा। जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग। तो Zn का कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? ZnO। Be का कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? BeO। Al का कौन सा ऑक्साइड होता है? Al2O3। गैलियम का कौन सा ऑक्साइड होता है? Ga2O3। क्रोमियम का Cr2O3। Mn का Mn2O3। Pb का दो ऑक्साइड होता है, दोनों ही एम्फोटेरिक है, PbO और PbO2 दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। उसी तरह Sn का दो ऑक्साइड होता है जो एम्फोटेरिक होता है, SNO और SNO2। तो तीन तरह के आपके ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। नॉन मेटल वाले जो हैं वो एसिड बनाएंगे, मेटल वाले जो हैं वो बेसिक बनाएंगे, और मेटल वाले कुछ हैं जो एम्फोटेरिक बनाएंगे। अब एक बात बताओ, जो ये बेसिक ऑक्साइड है वो किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। बेसिक ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड से। और जो एसिडिक ऑक्साइड है वो किससे रिएक्शन करेंगे? रिएक्ट्स विथ बेस। लेकिन जो एम्फोटेरिक है वो किससे रिएक्शन करेगा? दोनों से। तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है एंड बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होती है। इट हैज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। It has acidic as well as basic property। अब ध्यान दो, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो देखो Z इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ेगा या कम होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो यहीं पे लिख लीजिए एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टॉप से बॉटम जाओगे तो Z इफेक्टिव क्या रहता है?
कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट। साइज क्या होता है? बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कम हो जाएगा। और एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। कहां पे? इसमें हम मेटालिक बढ़ेगा ना, नीचे जाने पे बढ़ेगा ना। नीचे जाने पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यानी कि मेटल। जैसे मान लो आपके सामने एसिडिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है CO2, ये एसिडिक ऑक्साइड है। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है SO3, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है SiO2, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करोगे तो आपके पास एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। इसको वाटर से रिएक्शन करोगे क्या बन जाएगा? H2SO4, 4 ऑक्सीजन है। इसको बनाओगे H2SiO3 बन जाएगा, सिलिसिक एसिड बोलेंगे उसको। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिसिक एसिड। अब जैसे यहां हो बेसिक ऑक्साइड है, जैसे मान लो आपसे पूछा जा रहा है CaO, इसको जब मैं वाटर से रिएक्शन करूंगा तो बेसिक ऑक्साइड पानी में जाने के बाद बेस बना देता है। जैसे आपके पास Na2O2 है, सोडियम का परऑक्साइड है, उसको पानी में रिएक्शन कराया, क्या हो गया? NaOH बन गया। MgO है, उसको पानी में रिएक्शन कराया, क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस। तो एसिडिक जो है वो पानी में जाने के बाद एसिड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड पानी में जाने के बाद बेस बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पानी में जाने के बाद दोनों तरह बिहेव करेगा। अगर एसिडिक प्रॉपर्टी है तो एसिड की तरह भी रिएक्ट करेगा, बेस की तरह भी रिएक्ट करेगा। हो गया? ये निकला है ठेठ बिहार का लड़का, इतना जल्दी? भाई झारखंड से हैं, इतनी जल्दी बिहारीपन अंदर घुस गया तुम्हारे? रांची में एक जगह है, कांके, वहां से होके ना आना था। चलो हो गया। अभी ये एक तरह के ऑक्साइड हुए, दूसरे तरह का भी ऑक्साइड होता है। लिख लो लिख लो लिख लो, बेचारे लिख रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड भी होता है। आपने सुना है नॉर्मल ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड? सुना सुना सा है या फिर कोई बात? पढ़ते पढ़ते
क्या हुआ रीनीट में? बंद ही कर दो, बाद में देखेंगे। चलो देखो, कई और तरह के ऑक्साइड होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड किसको कहते हैं? फिर आपको पढ़ना है पॉली ऑक्साइड किसे कहते हैं। पॉली ऑक्साइड के बाद आपको पढ़ना है सब ऑक्साइड किसे कहते हैं। फिर आपको पढ़ना है मिक्स ऑक्साइड किसे कहते हैं। और फिर आपको पढ़ना है सेस्क्यू ऑक्साइड किसे कहते हैं। सबसे पहले आप समझो सेस्क्यू ऑक्साइड ही पढ़ लो। देखो, सेस्क्यू ऑक्साइड वो होता है, ऐसा ऑक्साइड जिसमें एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो 2:3 होता है, उसको स्पेशल नाम दे देते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, Al2O3 एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:3। जैसे मान लो Ga2O3 एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:3। जैसे Cr2O3 जब भी एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो 2:3 आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड। एलिमेंट टू ऑक्सीजन रेशियो इज 2:3। अब मान लो आपसे पूछा जा रहा है मिक्स ऑक्साइड किसे कहते हैं। मिक्स ऑक्साइड का मतलब दो अलग अलग ऑक्साइड का मिक्सचर हो एक ही ऑक्साइड के अंदर। जैसे Pb3O4 अगर आप लेते हो तो इसमें PbO भी होता है और PbO2 भी होता है। तो एक ही ऑक्साइड जिसमें दो अलग अलग ऑक्साइड का मिक्सचर हो, इसको क्या कहते हैं? मिक्स ऑक्साइड। टू डिफरेंट ऑक्साइड प्रेजेंट, दो डिफरेंट ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिक्स। जैसे मान लो आपके पास क्या हो जाएगा, Fe2O3 एक एग्जांपल होता है। Fe2O3 में भी देखो FeO और Fe2O3 नहीं होता है, Fe3O4 होता है। ये Fe3O4 में दो ऑक्साइड होते हैं, FeO और Fe2O3। ये दोनों को मिला के आपके पास मिक्स ऑक्साइड बनते हैं, और दो ही मिक्स ऑक्साइड आपके पूरे एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है, बाकी सम ऑक्साइड क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। सम ऑक्साइड उससे पहले नॉर्मल और फिर पॉली, पहले नॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब होता है किसी एक एलिमेंट को जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना ही ऑक्सीजन उसके पास है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। जितने ऑक्सीजन उसको चाहिए उतने ही है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? एक, क्योंकि उसके ऊपर -2 होता है, तो +2 को -2 सेटिस्फाई हो गया। MgO कितने ऑक्सीजन चाहिए? एक ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि +2 है, -2 से सेटिस्फाई हो जाएगा, एक ऑक्सीजन चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि लिथियम का बात कर लेते हैं। लिथियम के पास +1 चार्ज है, तो 2 लिथियम को लगाना पड़ेगा तब तो यह सेटिस्फाई होगा। तो 2 लिथियम को कितने ऑक्सीजन चाहिए? एक ऑक्सीजन चाहिए। कहने का मतलब है एलिमेंट को कितने ऑक्सीजन चाहिए ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई रहे, ताकि एलिमेंट न्यूट्रल रहे। ठीक है, इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? अगर उतनी ही ऑक्सीजन है उसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज रिक्वायर्ड। जितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं, अगर उतने ही ऑक्सीजन हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज रिक्वायर्ड। जितने ऑक्सीजन चाहिए और उतने ही हैं तो उसको क्या बोल देंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। हाँ, अच्छा, Pb2O3 है, 3O3 नहीं होता, 2O3। चलो नेक्स्ट, अगर पॉलीऑक्साइड किसे कहते हैं? पॉलीऑक्साइड का मतलब होता है अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, KO2 सुपर ऑक्साइड आपने सुना होगा, सुपर ऑक्साइड। जैसे मान लो आपने सुना होगा पोटेशियम के बाद क्या होता है? इसी में लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम में क्या होता है? सुपर ऑक्साइड बना रहा है। सीजियम क्या हो रहा है? सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो पोटेशियम को, दो पोटेशियम को एक ऑक्सीजन चाहिए, यहां पे एक पोटेशियम को 2 ऑक्सीजन मिल चुका है। देखो,
जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा उसको, पॉलीऑक्साइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सब। जैसे मान लो C3O2, जैसे मान लो CO, जनरली CO2 से न्यूट्रल होगा ना, बट मान लो हमारे पास CO ही है। NO2 इज नॉर्मल बट NO इज सब ऑक्साइड, NO2 इज नॉर्मल, CO2 इज नॉर्मल, NO एंड CO इज सब ऑक्साइड। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने हैं उस बेसिस पे कुछ नाम दिया जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सेस्की ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड। फटाफट लिख लो इसको। Pb2O3, अब एक दो ऑक्साइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। Pb2O3 में एलिमेंट टू ऑक्सीजन रेशियो कितना है, 2:3, तो सेस्की ऑक्साइड होगा। आ रहा हूं, हाँ। बताता हूं, C3O2 ऑर्गेनिक में पढ़ना है आपको। देखो 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या इसको एलीन पढ़े हो आप, ये एलीन सिस्टम होता है, पढ़ लेना, उसमें है एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये होता है C3O2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ऑक्साइड। एक्चुअली एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता है, तो 2 कार्बन को 4 ऑक्सीजन चाहिए होता है, 3 कार्बन को कितना चाहिए होता है, 6 है, कितने, 2, तो नंबर ऑफ कार्बन इज लेस देन रिक्वायर्ड, इट इज सब ऑक्साइड। C3O2 एलीन सिस्टम का ऑक्साइड है। भाई नो रीनीट एग्जाम, लाइव न्यूज है, नो रीनीट एग्जाम। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू ऑर्डर अ री एग्जाम for want of material and record to lead on conclusion that results announced on June 4 is जून 4 को जो रिजल्ट आया है, जून 4 को कोई रिजल्ट आया क्या, पुराना वाला, हाँ, उसी रिजल्ट को फाइनल मान लिया। जुलाई 23 आज ही है ना, रिफ्यूज टू ऑर्डर अ री एग्जाम फॉर नीट 24, सेइंग दैट present stage there is absence of material on record to lead to conclusion that result of the exam is vitiated or that there is systematic breach of sense। ओहो, कह रहे कि इनफ प्रूफ नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि बहुत वाइड स्प्रेड हुआ है या बहुत बड़ा कोई इसमें घोटाला हुआ है रिजल्ट में। तो प्रूफ ना होने की वजह से, और यही होना भी था। एक्चुअली क्या था, 4 मई को जब पेपर लीक हुआ, एवरीवन न्यू, सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, बट इलेक्शन था, तो इलेक्शन के रिजल्ट पे असर आ जाता अगर पेपर लीक उस समय प्रूव हो जाता। तो एनटीए ने क्या किया, फटाफट रफा दफा किया कि हाँ पटना में हुआ है खाली,
फिर पता लगा गुजरात में, हाँ खाली गुजरात में हुआ है। फिर पता लगा रांची में हुआ है, हाँ खाली रांची में हुआ है। फिर पता लगा हजारीबाग में ओएसिस स्कूल में हुआ है, हाँ खाली हजारीबाग में हुआ है। उसने सब जगह दबा दिया और फिर आनंद फानंद में उसने काउंसलिंग करा दी, रिजल्ट पब्लिश कर दिया और इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही उसने ला दिया कि लोगों को, इलेक्शन रिजल्ट के दिन टाइमिंग भी देखो 4 बजे, जब लग रहा था कि भाई हो सकता है सामने वाला सरकार भी आ सकता है। 4 बजे ऐसे ऐसे चल रहा था कि पता नहीं कौन आएगा, ये या ये। तो अगर दूसरी वाली सरकार आ जाती, अगर मान लो करंट गवर्नमेंट नहीं आए, दूसरी सरकार आ जाती, तो बहुत जितने लोग होते सब जेल जाते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आनंद फानंद में कहा कि रिजल्ट उनका ओथ सेरेमनी वगैरह हो, चेकिंग वेकिंग हो, इससे पहले कि बच्चों का काउंसलिंग स्टार्ट करा देंगे। तो बहुत बड़ा स्कैम है, मानना पड़ेगा, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो नहीं तो नहीं। और ये मैंने एक आध महीने पहले ही बोला था, पढ़ लो बेटा, बट ऑनलाइन में तो लोग पढ़ते कहां हैं। पैटर्न पैटर्न बदलने का बहुत हाई चांस है, मैंने कल भी आपकी क्लास में बताया था, बहुत हाई चांस है पैटर्न बदलेगा। और अब सरकार नहीं सुनेगी, दिक्कत ये है। अब सरकार ने बोलेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी हो, तो देयर इज नो रीनीट। तो आप अच्छा कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, लिख लिया। पैटर्न चेंज होने का अच्छे खासे चांसेस हैं। सीबीएसई को वापस नीट का एग्जाम लेना चाहिए और वो आएगा भी, ठीक है। और 2 टायर का एग्जाम जरूर हो जाएगा, 200% 2 टायर का एग्जाम होगा। इंडिया में हर अच्छे एग्जाम को अब 2 टायर बना दिया गया है, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, एवरी एग्जाम इज 2 टायर। ठीक है, तो एक एग्जाम से डिसाइड नहीं करते फ्यूचर, 2 एग्जाम लेके फिर क्रीम कल्चर वहां से निकलेगा। तो ठीक है, एग्जामिनेशन के हिसाब से ठीक है। और गलती आपकी नहीं है, गलती आप जब जन्म लिए हो तब की है, क्योंकि आप ऐसे साल में हुए हो कि हर 5वें साल में आप पहुंचते हो, आपका कुछ पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। आप देखो, मान इस साल आपने क्रैक किया और आप जाओगे नीट में, वहां एमबीबीएस में, तो वहां भी 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही तो मिलेगा 5.5 साल। पीजी दोगे, एग्जाम पैटर्न बदल गया, वहां भी यही होगा। ठीक है, तो खैर अभी तो पहले यूजी निकले, फिर पीजी की बात करेंगे। तो पहले यूजी पे ध्यान देते हैं। नीट पीजी में कभी आपने सोच रखा है कुछ ऐसा कि मैं वही वाला जाके न्यूरो साइंस ही पढ़ूंगा, ऐसे कार्डियोलॉजी ही पढ़ना है, या फिर कुछ ऐसा कि जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मेरी एक सिस्टर है जो तैयारी कर रही, कजन सिस्टर, तो उसको है कि मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। क्यों? क्योंकि उसमें काम कम करना पड़ता है। उसका एक ही लॉजिक है, मेरे को लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अपना अपना होता है। तो जनरली डर्मा वगैरह जितने भी होते हैं उनका हाई रैंक पे मिलता है पीजी पहले, तो द रैंकिंग इज वेरी हाई। और इस बार सरप्राइजिंगली जो 40 सीट है, टॉप 40 रैंक्स हैं, उसमें से 28 लोग डर्मा सेलेक्ट किए। यू नो द रीजन? पीजी की टॉप रैंक्स जो है लास्ट ईयर की, उसमें टॉप 40 जो रैंक है उसमें से 28 बच्चे डर्मा सेलेक्ट किए, डर्मेटोलॉजिस्ट बने। 2 रीजन है उसका। एक तो एमबीबीएस जो बाकी लोग हैं, न्यूरो, कार्डियो, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थो, पेडिया, ये जितने भी हैं, इन सबकी लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है मतलब आपकी 24-24 घंटे की शिफ्ट लगती है, 48 घंटे की शिफ्ट लगती है, और लगातार, देयर इज नो ब्रेक। लंच अंदर आता है, बाहर नहीं मिलता, बाहर नहीं जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो लंच अंदर ही मिलेगा, सब कुछ अंदर ही मिलेगा, वहीं रहना है, ओटी में रहना है। मैं परसों तरसों गुरु पूर्णिमा के दिन फोन पे बात कर रहा था आर्यन राज सिंह से। आर्यन जानते हो? आर्यन, तो उससे उससे बात कर रहा था, ही कॉल्ड, तो उसने वही, तो उसने बताया, मतलब मैंने पूछा कहाँ है, तो अभी यही है, एम्स दिल्ली में ही है। तो वो 48 घंटे की शिफ्ट लगी है उसकी, 48 घंटे की शिफ्ट लेगी, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 48 घंटे की शिफ्ट लगेगी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब आप एम्स वगैरह में होते हो तो बड़े डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, मतलब डॉक्टर्स इंडिया में 2 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, और उनके पास 2 दिन में केसेस हैं 100, राइट? अभी 2 ही दिन है, मतलब 48 घंटे है, और 100 ऑपरेशन करना है, और डॉक्टर की फ्लाइट तय है कि भाई और वापस उसको यूएस निकल जाना है। तो एम्स में कुछ बड़े बड़े केसेस के लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं,
उनके साथ यहाँ के डॉक्टर्स को सीखना होता है, तो उनके साथ वो सीख रहे हैं। तो जब वो 48 घंटे के लिए आते हैं और 48 घंटे में डॉक्टर आएगा, ऑपरेशन करेगा, उसमें किसी को हिलना नहीं है। तो जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स, उनकी 48 घंटे की शिफ्ट लग रही है। हाँ, पैसे उसी हिसाब से है, पैसे फिर आपको अच्छे मोटे पैसे मिलते हैं, राइट। मतलब यू विल बी हैप्पी कि आप 4 साल में 5 साल में आपके पास अगर 5 लाख 6 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, यू विल बी हैप्पी। अब उसमें 48 घंटे लगे चाहे 72 घंटे लगे, तुम मजदूर थे, तुम मजदूर हो, तुम आगे भी रहोगे, सिंपल बात है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसलिए लेते हैं लोग कि हाँ थोड़ा लाइफ है, कम शिफ्ट लगती है, 12 घंटे की शिफ्ट लगेगी, 8 घंटे की शिफ्ट लगेगी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। थर्ड ईयर में आपको 18,000 रुपए मिलेगा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो पर मंथ। थर्ड ईयर कंप्लीट होते ही आपको 18,000 रुपए क्रेडिट होने लगता है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ते हो। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़ते हो तो 22,000 रुपए क्रेडिट होता है पर मंथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में जाते हो तो। स्टाइपेंड है, वो स्टाइपेंड है जब, क्योंकि क्या होता है थर्ड ईयर कंप्लीट होते के साथ ही आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लग जाती है, राइट। आपको जाना पड़ेगा, रोज अटेंडेंस होती है आपकी, और उस अटेंडेंस का मार्क्स होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, अरे कौन जाएगा हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल, फिर आप जो सोच रहे होगे कि हमें हॉस्पिटल में एसी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, समझे। वहां पंखे ही हैं, वहां गर्मी ही है, और वहां पे आप ये नहीं कि हाँ परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, वहां पे जो लोग आएंगे आप समझ सकते हैं किस लेवल के लोग पेशेंट आएंगे, तो उसी में जीना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो 18,000 रुपए मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले को पर मंथ फॉर गोइंग देयर। प्रॉपर मंथली शिफ्ट लगती है, और शिफ्ट का टाइमिंग नहीं होता, यू कैन नॉट डिसाइड कि मैं मॉर्निंग जाऊंगा इवनिंग जाऊंगा। हो सकता है शिफ्ट का टाइमिंग रात के 1 बजे से सुबह 7 बजे का हो सकता है रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे का हो सकता है सुबह 10 बजे से। जनरली सुबह नहीं मिलेगा, रीजन क्लास है, आपकी क्लासेस भी तो चलेंगी प्रोफेसर्स की, तो क्लासेस खत्म होती है 7 बजे तक, 7 PM तक क्लासेस चलती है, स्टैंडर्ड यही है। उधर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा अलग क्लासेस हैं, बट हाँ जनरल जगह 7 बजे तक क्लास चलती है। और क्लासेस ऐसी नहीं होती है कि 10 बजे से स्टार्ट हुआ लगातार 4 क्लास करके खत्म कर देना, प्रोफेसर के ऊपर है। वो ग्रुप में डाल देगा कि 10 बजे मैं आऊंगा, आ जाना, 10:05 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। वो आएगा, उसको 1 घंटे पढ़ाना 1 घंटे पढ़ाएगा, 1.5 घंटे पढ़ाना 1.5 घंटे पढ़ाएगा, दैट्स इट। फिर शाम में 4 बजे किसी प्रोफेसर को मन किया कि आज पढ़ा देता हूं, फिर वो ग्रुप में डाल देगा शाम में 4 बजे आ जाओ, तो आपको जहां भी है आपको प्रकट हो जाना है वहां पे, ठीक है। और ये ट्रेनिंग है, और ऐसे ही होना चाहिए। आपको लगता है यार क्यों एक साथ पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं होता, ऐसे ही होना चाहिए। रीजन, जब आप डॉक्टर बनोगे, इमरजेंसी में ऐसे थोड़ी हो कि कोई बता के आएगा कि मैं इमरजेंसी में आ रहा हूं, फटाक से आएगा, और आप कहीं भी हैं आपको आना पड़ेगा, राइट। तो मेरे भैया हैं बोकारो में, बोकारो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, BMCH, बहुत नामी गिरामी वो है वहां के, वो मतलब सीनियर डॉक्टर है। तो अब बहुत नाम है उनका बोकारो में, डॉक्टर मनीष का बहुत नाम है उधर। तो एक बार मैं उनके एनिवर्सरी पे गया था बोकारो में ही, तो एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी सरप्राइज एनिवर्सरी है कि भैया आएंगे, तो हम लोग भाभी के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट सजा रहे हैं, समझ रहे हो। अब भैया आने वाले हैं 9 बजे, भैया आ चुके हैं आधे रास्ते में, फोन पे बात हो गई है, फिर भैया का फोन आ रहा है कि ये इमरजेंसी आ गया, सुबह आऊंगा अब। तो फिर हम लोग सुबह तक तैयारी किए, क्योंकि पार्टी तो पार्टी है भाई, वो तो होनी है। लेकिन आप सोचो लाइफ, यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, दिस इज द हार्श ट्रूथ, दिस इज द हार्श ट्रूथ। और आप सोचो, एक तो बहुत वायरल हुआ था न्यूज में कोरोना के समय, द डॉक्टर कपल, आपने शायद देखा हो, नहीं सुना हो पता नहीं। वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे ना, बहुत न्यू एज, लाइक आई थिंक 30 के आसपास होंगे, और दे बोथ डाइड इन विद कोरोना, क्योंकि वो बाकी लोगों को बचाने में इतने हो गए कि खुद पे ध्यान नहीं दे पाए, एंड उनको कोरोना इन्फेक्टेड हो गए। और उन्होंने, और डॉक्टर्स क्या होता है ना, बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है मैं तो पेशेंट को बचा लेता हूँ, खुद को तो बचा ही लूंगा, है ना। तो उन्होंने बहुत अपने आप पे लाइट ध्यान दिया, एंड दे बोथ पास्ड अवे। तो डॉक्टर्स की लाइफ इतनी सैक्रिफाइसिंग है कि आपको खुद को नहीं देखना होता कभी भी, नेवर। और ये सब ट्रेनिंग है, बस ये ट्रेनिंग मिलेगी आपको, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी वहां पे। कई बार मन करेगा, मतलब जनरली सेकंड थर्ड ईयर में लोगों का फोन आता है कि सर अब छोड़ दें क्या, कुछ और कर लेंगे। मेरे जितने स्टूडेंट रहे हैं उन ऑलमोस्ट का फोन आया है कि सर अब नहीं हो रहा है। PMCH का बता रहा था आपको कि वहां से फोन आए हैं कि सर अब नहीं हो रहा है ना, 3 दिन से सर सोए नहीं है। एंड वन थिंग,
ड्रग अब्यूज बहुत है मेडिकल कॉलेज के अंदर, बच के रहना, बहुत ज्यादा है, मतलब इंटेंस, राइट। इट इज द एपी सेंटर। मेडिकल कॉलेज के आसपास में किसी को चाहिए होगा ना तो मेडिकल कॉलेज आता है, कॉलेज में मिल ही जाएगा भाई, ठीक है। एपी सेंटर ऑफ अल्कोहल, एपी सेंटर ऑफ सिगरेट, एपी सेंटर ऑफ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सिगरेट। तो आप समझ गए होंगे, रीजन वही है कि पागलों की तरह आपको रहना होता है ना। सुबह 10 बजे बुलाएगा, शाम के 4 बजे बुलाएंगे, फिर वो 10 बजे बुलाएंगे। और मेडिकल कॉलेज के आसपास ही रह सकते हो आप। इंस्ट्रक्शन होती है कि आप ऐसा नहीं कि आप फ्लैट लेके ना 3 BHK में एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि वो मैसेज कर देगा अचानक से, 1 घंटे पहले मैसेज करेगा, 3 बजे मैसेज आएगा कि 4 बजे से क्लास है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हाट्सएप आपको देखना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अटेंडेंस 75% रखना है आपको, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं समझ आ रहा है फिर भी बैठना है, क्लास में तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पे उनका लैपटॉप लगा होगा, इस लैपटॉप से वो कनेक्टेड है प्रोजेक्टर, और यहां पे वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर वगैरह में खड़े होके आए हैं, उनको खड़े होने का बहुत इच्छा नहीं है। फिर वो स्लाइड दबाएंगे, बोल देंगे जो वहां पे लिखा हुआ है, फिर अगला स्लाइड दबाएंगे, बोल देंगे जो लिखा हुआ है। आपको ग्रैस्प करना है, और आपको आपकी जो जीवन सेवियर होगा वो होगा मैरो, अभी इसे जान लीजिए। और एक और है प्रेप लैडर, राइट। मैरो सुनने में आता है बेटर है, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। मैरो सुनने में आता है बेटर है, प्रेप लैडर भी यूज अच्छा है। तो ये मैरो और प्रेप लैडर क्या है कि दीज आर द कोर्सेस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो मेडिकल कॉलेज के डीन हो जाते हैं, जो सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, एसएस जो कर लेते हैं, वो लोग उन कोर्सेज को बनाए और उससे पढ़ के आप पास होते हो। वही आपका सेवियर है, वही आपको बचाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल एस्पायरेंट पास होते हैं मैरो और प्रेप लैडर से, क्योंकि उनके कॉलेज में कुछ नहीं होगा। और आपकी वाइवा जो होगी सुसाइडल है, क्योंकि सारे लोग यहां बैठे हुए हैं और वहां आपको बुलाया जाएगा सामने, सामूहिक। उसके बाद आपको क्या होगा, एक जैसे मान लो यहाँ पे एक स्केलेटन रखा हुआ है, तो वह स्केलेटन की तरफ आपकी तरफ देखेगा, स्केलेटन की तरफ देखेगा, एक हड्डी वहां से तोड़ के दे देगा, एक्सप्लेन दिस, आई हैव सीन दिस, मैंने देखा है बच्चों के साथ ही होते हुए। वो बता देगा कि हाथ का वो जो वो है ना, वो तोड़ के दे देगा, एक्सप्लेन ऑल द बोन, ऑल द नर्व्स जो जो पास हो रहा है, इसके अराउंड मसल, ये सब बताओ, जितना हो सकता है सब बता दो। और आपने अगर एक लाइन मिस किया तो वहां बाइनरी होता है, या तो पास या तो फेल, बीच का कुछ नहीं होता है कि 9.5 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या तो 0 मिलेगा या 20 मिलेगा, या तो फेल या तो पास। और उसके लिए लोग क्या करते हैं कि और उनको उनका फिक्स है, उनके स्लाइड में जो है, अगर उन्होंने आपने बोल दिया तो फेल, मतलब 20 में 20, और स्लाइड में से एक आध वर्ड मिस हो गया तो टीचर की वो है कि दया खाली अगर आपके ऊपर तो। और दूसरा, और जितने भी ये बड़े बाल वाले होते हैं, जितने भी धोनी स्टाइल होते हैं, मेजॉरिटी फेल ही होते हैं, क्योंकि टीचर उनसे खुन्नस में रहता है, प्रोफेसर, ठीक है। और जितने भी थोड़े ऐसे कॉलर वॉलर बंद करके जाएंगे, है ना, व्हाइट कलर का कोट वोट पहन के, जनरली आपको एप्रॉन तो सेकेंड ईयर से अलाउड हो जाएगा कि आपको एप्रॉन में ही आना है, टेस्ट देने एप्रॉन में ही करना, और स्टेथोस्कोप को थर्ड ईयर से आपको लगाना होता है व्हेन यू आर अराउंड द पेशेंट्स। तो अगर वो नहीं है और प्रोफेसर आपको देख लिया और आपने गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं किया, तो खुन्नस निकाल लेगा फेल करके, समझे। क्योंकि आप जिस कैंपस में रहते हो उसी कैंपस में प्रोफेसर रहता है, प्रोफेसर बाहर नहीं रहता मेडिकल कॉलेज का, वहीं रहता है, क्योंकि उसको भी इमरजेंसी में ड्यूटी करना होता है। तो वो खुद पागल हैं और आपको पागल करते हैं अपनी ड्यूटीज से, ठीक है। बट ये जो जर्नी है ना, बड़ी अच्छी जर्नी है। चलो आप खुद जियो तो फिर मजा आएगा आपको।